नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल से आपने पढ़ लिया होगा और मेरे चेहरे पे एक स्माइल भी आप देख सकते हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाइयों। आप लोगों का सिलेक्शन जो है 2020 में सीजीएल में हो चुका है। एक दो दिन पहले ही फाइनल रिजल्ट आया, आपको पता है। थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यदि जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम वाले ग्रुप में हैं, उनको पता होगा कि मैं अभी आ रहा था यहाँ पे, इसलिए रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत 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 बधाई हो। ना जाने कितने सालों की मेहनत के बाद आपको आज ये सफलता मिली। और यदि आपका सिलेक्शन जेएसओ के पोस्ट पे हुआ है तो आपको पता ही है कि मैं जेएसओ के लिए लगातार वीडियोस इस चैनल पर मैंने डाली है, बहुत सारी डाली है, और आगे की भी जो है मैं सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फिर से बहुत 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 बधाई हो। और ये जो है ज़िंदगी में रुकना नहीं मेरे भाई। आपने एक चीज़ अचीव कर लिया, उसके बाद जो है इससे बेहतर करने की कोशिश हमेशा ज़िंदगी में करते रहना, जैसा कि मैंने भी किया था। और जो है आपको यदि थोड़ी सी बातें मेरे बारे में पता हो तो मेरा भी जो है पहला सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस कलर के पोस्ट पे, और एक एक करते हुए मैंने जो है 4 नौकरियां ली। और चौथा जो मेरा सिलेक्शन था ये था जेएसओ के पोस्ट पे एसएससी सीजन 2019 से। हालांकि ये जो भी सिलेक्शन था ये कोई बाहर जाके मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने घर से बिल्कुल तैयारी की, खुद से तैयारी की, और ये 8-9 सालों की मेहनत के बाद आया था। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारणवश, या 2021 वाले जो बच्चे हैं या 22 वाले बच्चे वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके सामने अभी 2022 का सीजीएल पड़ा हुआ है, और मैं भी जो आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऐसा नहीं था कि एक बार में किसी का सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता। बहुत बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था वो 8 सालों तक मेरा कुछ नहीं था, 9वें साल में जाके मुझे सफलता मिली थी। खैर बहुत सारी बातें हैं, आप यदि मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। तो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ। आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, चाहे कि जेएसओ पोस्ट पे हुआ हो या और भी किसी सीजीएल में किसी पोस्ट पे हुआ हो, इस सिलेक्शन के बाद आपका आगे का ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस होता है। तो जेएसओ वाले तो बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, ठीक है। सबसे पहला जो आप लोग समझ लो कि आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आ गया है, इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी एसएससी के जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो एसएससी के रीजनल सेंटर में होता है, जो कि आपका रीजन होते हैं। एसएससीआर हो गया, एनआर हो गया, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, और आप लोगों ने डीबी भी वहीं कराई थी। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स था, या जो भी आपका डोजियर्स इसको मैं कहूँ, तो वो डोजियर्स जो होता है एक फाइल में सारे डोजियर्स को करके वो अलग अलग मिनिस्ट्री में भेजा जाता है, जिस भी मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आपके डोजियर्स जो है आपके जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपके भेजे जाएंगे। जैसे कि मेरा जेएसओ है, आप लोगों का भी जो भी जेएसओ में सिलेक्शन हुआ है तो आपको पता है कि अपना जो मिनिस्ट्री है मॉस्पी, उसमें आपको जो है वहाँ पे भेजा जाएगा। तो इस भेजने में टाइम लगता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है डोजियर मेरे मिनिस्ट्री में पहुंच गया? तो भाई हर जो भी रीजन है एसएससी की वो अपनी एक नॉमिनेशन लिस्ट निकालती है। तो इस साल में भी जो है अलग अलग जो भी रीजन्स है वो अपने अपने लिस्ट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा कि 15 से 20 दिन के अंदर लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉमिनेशन लिस्ट में क्या होता है, वो आपका रोल नंबर होगा, आपकी संबंधित मिनिस्ट्री का नाम होगा, और वो बता देंगे कि इस तारीख को आपका डोजियर वहाँ पर चला गया या पहुँच गया। तो समझ रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके डोजियर्स आपके मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे। जेएसओ वाले हो तो मॉस्पी में पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये पिछले बार मेरे साथ क्या हुआ था, कितना दिन लगा था, बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट होते हैं। तो भाई जो मेरा जो समय लगा था वो लगभग मुझे याद है कि अप्रैल में 8 अप्रैल को रिजल्ट आया था 2019 का इसी साल, और मई जून में लगभग ये मई खत्म होते होते तक लगभग सारे रीजन्स का जो है वो डोजियर्स पहुंच गया था मिनिस्ट्री। समझ रहे हैं बात को। अब डोजियर्स पहुंच गया तो यहाँ पे एसएससी का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है, तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है जेएसओ के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी। मेरे साथ मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आप लोग जुड़े भी होंगे। यदि आपने नहीं देखी तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वो वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस, डोजियर आपका पहुँच गया, उसके बाद मिनिस्ट्री आपको कॉल करेगी। कॉल कैसे करेगी, वो आपको मेल भेजेगी और घर पे भी एक लेटर भेजेगी। वो जो लेटर होता है वो होता है डीवी का और प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज का लेटर, जिसका एक मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। सबसे पहला वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं उसी का है, आप चाहो तो वो देख लो उसमें क्या होता है। उसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे आपके फॉर्म्स होंगे। वहाँ पे आपको स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म होगा, आपको मेडिकल का फॉर्म होगा, आपको अटेस्टेशन का फॉर्म होगा, और भी 1-2 फॉर्म्स होते हैं। अब इन फॉर्म्स को कैसे भरना है तो भाई सब चीज़ एक वीडियो में तो होगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, नहीं किए हो तो कर लो। जब वो फॉर्म्स आ जाएंगे तो मैं आपको बारी बारी से हर चीज़ डिटेल में बता दूंगा कि वो फॉर्म्स को आपको कैसे फिल करना है। इसलिए यदि जेएसओ बन चुके हो या जेएसओ बनना चाहते हो या जेएसओ बनने वाले हो,
तो ये जो मेरा चैनल है इसको याद रखना, ये हमेशा आपके काम आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और साथ ही में टेलीग्राम वाले ग्रुप पे जरूर आ जाना, जहाँ से आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और मेरी जो पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक मैं संभव हो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका जो है वो लेटर आपको सबसे पहले भेजा जाएगा और आपको वहाँ पे जा कर के अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी एक बार फिर से दिखानी पड़ेंगी और साथ ही में जो भी फॉर्म्स वो आपके आएंगे मेल पर भी और घर पे भी, मैं बता रहा हूँ दोनों जगह आएंगे। तो ये फॉर्म्स को आपको भर के जाना है। कैसे भरना है, चैनल के साथ जुड़े रहोगे, जब वो आ जाएगा तो मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब प्रीफ्रेंस में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, सर प्रीफ्रेंस का क्या सीन है, वैकेंसीज का क्या सीन है, स्टेट वैकेंसी का क्या सीन है। तो भाई आपको यदि पता होगा, जेएसओ वाले लोगों को मैं खास के बता रहा हूँ कि जो हमारी साइट है मॉस्पी, उस पर जो है हर महीने जो अपडेट होती रहती है वैकेंसी। अभी 1 नवंबर 2022 में जो है वैकेंसी रिसेंटली अपडेट हुई है, मैं वो उसका भी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लेना, नहीं तो आप साइट रेगुलर चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें आप वैकेंसी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी बात बताऊँ कि जो भी नॉर्थ है जैसे एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, पंजाब, सिक्किम, यहाँ पे वैकेंसी आपको अंडर 10 है, 10 से भी कम है, कहीं 1, 2, 4, 5, 7। और जो मोस्टली वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वो है अभी आपको दिख रही है 116 महाराष्ट्र में, 74 कर्नाटक में, तमिलनाडु में 105, आंध्र प्रदेश में 119, उड़ीसा में 29, केरला में 46 और असम में 31। मतलब जो भी मोस्टली वैकेंसीज हैं वो आपको साउथ में है और जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो कहने का मतलब है कि आपको स्टेट जो है वो सोच समझ के बढ़ना होगा। उसके लिए भी वीडियोज़ में बता दूंगा कि कौन सा क्या आपका रैंक है, तो कौन सी स्टेट आपको भरनी चाहिए ताकि आप सेफ रहो। तो इसलिए जो है चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो बहुत फायदा होगा। मैं उतनी सारी चीज़ें अभी इस चैनल में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो अनावश्यक की चीज़ें हो जाएगी। तो अभी मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपका आगे का प्रोसेस चलेगा कैसे। तो मैंने बताया वो लेटर आपको भेजा जाएगा, फॉर्म्स वगैरह भेजे जाएंगे, वो फॉर्म्स का वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। आप जब वहाँ पे जाओगे आपको मोस्टली सांख्यिकी भवन बुलाया जाएगा। तो एक चांसेस ये भी हो सकता है कि वो आपको प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बुलाए नहीं, हो सकता है वो बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो मुझे मेल कर दो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था, हमें वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ा था। और कहाँ प्रेजेंट होना पड़ा था, तो सांख्यिकी भवन में जाके प्रेजेंट होना पड़ा था, न्यू दिल्ली में। उसका भी कंप्लीट ब्लॉग है, वो कैसे मैं गया था और वहाँ पे क्या क्या सीन था, ऑफिसेस के अंदर क्या था, कैसा प्रीमिसेस था, वो सारा भी एक ब्लॉग कंप्लीट है। वो देख लो, दूसरा वीडियो वो मैंने डाल रखा है, ठीक है, वो भी देख लेना। तो वहाँ का सीन आप देख लोगे तो वहाँ पे आप जाओगे, सारे फॉर्म्स अपने सबमिट करोगे। तो हमारा जो कॉल हुआ था, सारी मंथ्स को थोड़ा याद रखना, 8 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था और 16-17 जुलाई को हमको जाके जो है वहाँ पे बुलाया गया था डीबी के लिए। मतलब इस बीच में हमारा नॉमिनेशन लिस्ट भी आया और मिनिस्ट्री ने हमें कॉल भी किया, हमारे पास लेटर भी आए और 16-17 को फाइनली हमें वहाँ पे जाना था जुलाई में। तो मतलब मई, जून, जुलाई, मतलब मान के चलो 3 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से आप सारी चीज़ें सबमिट करके आ जाओगे, अपने फॉर्म सबमिट कर दोगे, स्टेट प्रेफरेंस वाला फॉर्म सबमिट कर दोगे। हालांकि स्टेट प्रेफरेंस हमें पहले ही मांग लिया गया था मेल से, वो सारी वीडियोस को आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा, जो मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद जब आप फाइनल कर आ जाओगे वहाँ से अपने स्टेट प्रेफरेंस वगैरह भर के, तो उसके बाद एक फाइनल आपकी लिस्ट आएगी। वो लिस्ट पहले क्या होता था कि वो एक लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट बता देते थे कि किस बच्चे को कौन सा स्टेट मिला। लेकिन पिछली बार से क्या हो रहा है कि वो सबको पर्सनली मेल कर देते हैं और घर पे भेज देते हैं। मतलब कोई ऐसी लिस्ट नहीं आती इसमें पता हो कि ये फलना रैंक है, फलना रोल नंबर है, इसको ये स्टेट मिला। ऐसी कोई लिस्ट खास के हमारी मिनिस्ट्री में मॉस्पी में नहीं आ रही है। तो मोस्टली चांस है कि जैसे हमें 16-17 जुलाई को बुलाया गया था और 29 जुलाई को हमारा जो है ये लिस्ट मतलब हमें मेल कर दिया गया था कि हमें एक्चुअल कौन सा ऑफिस मिला है और हमको कहाँ रिपोर्ट करना है। मतलब जो हमारी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर थी, जिसका भी एक कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लेना। वो जो है उसमें आपको पता रहता है कि आपको कहाँ पर जाना है और उसमें ये लिखा हुआ था कि विद इन 1 मंथ आपको आके ज्वाइन कर लेना है। मतलब 29 जुलाई से 29 अगस्त हमारी ज्वाइनिंग की टाइम थी। यदि मैं अपने डेट्स, रिजल्ट डेट की मैं बात बताऊं तो 8 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया था और 29 जुलाई को हमारी जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिन का गैप है और इसी से अनुसार से आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो कितने दिनों बाद होगी।
समझ रहे बात को। तो ये मोटा मोटी आगे का प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, तो भाई प्लीज़ जा करके आप उन वीडियोस को देख लो, आपका बहुत सारा डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार आपको सेम चीज़ें नहीं बता सकता, वो सेम चीज़ें मैं आपको जो मैंने बता रखी हैं पहले, आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो, टेलीग्राम पर पूछ रहे हो, तो भाई आप 10 मिनट समय निकाल के वो वीडियोज़ को देख लो एक बार, फिर कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछो। अब जैसे कुछ और डाउट्स, एक बंदा है जिसने जो है बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास भेजी है, प्रिंस नाम है या उसका, तो वो उन्होंने मुझे टेलीग्राम में लगभग 35-36 सवाल पूछ दिए मुझसे कि भैया ये मेरे डाउट्स है, आप मुझे क्लियर कर दो। बोलो भाई इस पे तो एक वीडियो बन जाएगी, और जब ये तुम्हारे डाउट्स है तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स होंगे। तो चलो मैं एक एक करके उन डाउट्स को पढ़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके भी जो डाउट्स होंगे इस रिगार्डिंग, वो आपका जो है डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये बंदा बोल रहा है कि ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड मंथ क्या होगी 2020 वालों की, जेएसओ की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3-3.5 महीने, तो आप पकड़ के चलो 3 महीने से कम समय भी लग सकता है, क्योंकि इस बार प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो रहा है। इसने बताया कि कितने दिन बाद लीव ले सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो से बता रखी है। चलो फिर से बता देता हूँ, लीव्स का कुछ नहीं है, आपके ऑफिस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मैंने छुट्टियाँ भी ली है, मैंने ईएल भी लिया है और सीएल भी लिया है, सब चीज़ मैंने लिया है, तो आप ले सकते हो। ऑफिस में यदि सही रहा तो जो भी आपके रिमेनिंग मंथ्स बचा रहेगा उस अनुसार से आपका काम होगा। 8 आपको सीएल मिलते हैं, 30 ईएल मिलता है, 2 आरएच मिलता है, और मेडिकल लीव भी कुछ है। तो जो आपका एक्सपेक्टेड जो इस मंथ में आप ज्वाइन करोगे, साल के अनुसार से कैलकुलेट कर लो, उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आप ले सकते हो। प्रोविजन पीरियड में क्या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं? भाई रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं रहते हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है और अच्छे से अपने काम को करना पड़ता है। नॉन एफओडी में कितने टाइम में करा सकते हैं? भाई देख, एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट में बताना भूल गया कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ एफओडी और नॉन एफओडी का भी बहुत बड़ा पंगा है कि एफओडी नॉन एफओडी में क्या, जैसा कि आपने देखा होगा वैकेंसी पोजीशन में लगभग नॉन एफओडी में 40-45 सीट्स है। और मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि पिछले साल जो है नॉन एफओडी किसी को नहीं मिला था, जहाँ तक हम लोगों को पता है। किसी को एक आध को मिला हो तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली रैंक 1 वाले को भी नॉन एफओडी नहीं मिला था। तो आप खुद समझ सकते हो कि 44-45 जो है अभी आपकी सीट्स है। तो यदि वो अलॉट करते हैं नॉन एफओडी तो हो सकता है कुछ टॉप रैंकर्स को मिल जाए। लेकिन अभी एक चीज़ और जान लो, जो वैकेंसीज आपको दिख रही है और जो फाइनल जो आपका आएगा अलॉटमेंट, उस बीच में ट्रांसफ़र की लिस्ट भी आनी है। तो वहाँ पे ट्रांसफर्स होंगे मिनिस्ट्री में, हमारे साथ भी हुए थे हमारे लिस्ट, हमारे फाइनल ज्वाइनिंग आने के पहले। तो ट्रांसफ़र में आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, ट्रांसफ़र वालों के बाद जो रिमेनिंग सीट्स बचेंगी उसके अनुसार फिर वो आपको अलॉटमेंट करेंगे। मतलब अभी जो आप देख रहे हो फाइनल फिगर ये नहीं है, इसमें आपको और कम बेस देखने को मिल सकता है। तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना। और दूसरी बात, जैसे मान लो कहीं पर यदि 10 सीट खाली है किसी स्टेट में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 10 सीट भर ही देंगे। हो सकता है कि वो 2 सीट ही भरे, बाकी 8 को खाली छोड़ दें। तो इस तरह से कभी मत अपने आप को आंकना कि हाँ चलो बिहार में 2 सीट खाली है, 1 सीट खाली है, मेरा इतना रहेंगे तो बिहार हो जाएगा। हो सकता है कि वो बिहार को लॉक कर दे। मेरा भी पिछले हमारे केस में भी यही हुआ था कि वेस्ट बंगाल में एक भी लोगों को नहीं डाला गया था। मैंने भी वेस्ट बंगाल डाला था, लेकिन मुझे वेस्ट बंगाल नहीं मिला था जब मेरा रैंक अच्छा था। समझ लो। तो कहने का ये मतलब है कि आप अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो एक वीडियो आएगी कि स्टेट प्रेफरेंस रिगार्डिंग, मैं क्लियरली सब जो आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि जेएसओ के लिए ज़्यादा कहीं पे चीज़ें अवेलेबल है नहीं। इतनी डिटेल्स में बातें बता रहा हूँ, शायद ही किसी चैनल पर और शायद ही किसी ने इतनी बातें बताई होंगी। तो यदि जेएसओ बनना चाहते हो या बन गए हो या बनने वाले हो तो भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना बहुत दिक्कत होगा। और टेलीग्राम वाले ग्रुप में तो आ ही जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये बंदा कि नॉन एफओडी में कितने टाइम में करा सकते हैं। भाई देख सिंपल सा बात है, यदि आप एफओडी में हो या नॉन एफओडी में, ट्रांसफर आपका हो सकता है, लेकिन तगड़ा जुगाड़ होना चाहिए। यदि कोई एफओडी वाला बंदा नॉन एफओडी में भी जा सकता है और नॉन एफओडी वाला बंदा भी एफओडी में जा सकता है। ट्रांसफर अभी जो नई पॉलिसी आई है 3 साल है, वो देख लेना सबके पास होगी। पढ़ाई का कितना आवर मिल जाता है भाई, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि पढ़ाई का टाइम आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड का काम आप जल्दीबाजी में भी सल्टा के आ सकते हो। ऑन एवरेज आप चाहो तो पढ़ना, यदि चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। फील्ड आवर में एवरेज कितना आवर ट्रैवलिंग को हटा कर, भाई देखो वो सिंपल सा बात है, आपको 3-4 घंटे फील्ड पे भी आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा भी रहना पड़ सकता है, डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि आपको एक फिक्स टाइम में फिक्स काम करना होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को इधर उधर कर सकते हो। आपको यदि सुबह में जाके काम करना तो आप सुबह जाके काम कर सकते हो। किसी दिन 8 घंटे काम करने, किसी दिन 2 घंटे काम करने, तो आप उतना मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ है भाई, सैटरडे संडे को हमेशा ऑफ रहता है। उसके बाद जितने भी लीव्स हैं वो प्रोविजन पीरियड में लेना अलाउड है, या कुछ एक्स्ट्रा लीव आप ले सकते हैं। आपका जैसे ही सारा लीव जो भी होगा वो आपका प्रोविजन नहीं है, प्रोविजनल पीरियड में आप ले सकते हैं। स्टडी लीव का तो मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा स्टडी लीव नाम से कोई आता नहीं है, ठीक है। जो भी लीव से आप वही ले सकते हैं, स्टडी लीव्स का ऐसा कुछ है नहीं। अब यदि आप गोल हो जाए और पैसा अपनी सैलरी कटा दे तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो फिर आपकी जॉब पे असर पड़ता है उस पर।
उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन में कितना टाइम लगता है। प्रमोशन एक ऐसा चीज़ है जो मैंने शायद छोड़ दिया था किसी वीडियोस में। तो देखो प्रमोशन का ये है 5 साल में यहाँ पर है कि आप एसएसओ आपको बनना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 8 साल से काम कर रहे हैं जेएसओ में, उनका नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी जो 7 साल से हैं वो एसएसओ बन गया। तो आप मान के चलो अभी के सिनेरियो में जो अभी 12-13 वाले बैच के हैं जेएसओ, 13-14 वाले बैच के, वो सब एसएसओ बन गए, ठीक है। उसके बाद एक एसएसओ भी फील्ड वर्क में आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, उनका भी काम होता है सुपरविजन में, उनको भी इंस्पेक्शन करना होता है, तो कभी कभी उनको भी आना पड़ता है, ठीक है। यदि सैटरडे संडे काम करे तो भाई देखो सिंपल सा बात है, जब आप आओगे काम करने के लिए ना, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जब सिस्टम में आने के बाद खुद ब खुद समझ आते हो। मैं अभी कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल लूँ ना, आपको सेटिस्फैक्शन होगा नहीं। तो जब खुद पे आती है, खुद पे आप करने लगोगे तो आप सब चीज़ समझ जाओ, इसलिए इतना परेशान मत हो। जब ने आपने एसएससी सीजीएल निकाल लिया 2020 में, आपने वो 10 लाख 15 लाख बच्चों में आप छट के 400 बंदे जेएसओ बन के आए हो, तो भाई आप इतना सब मैनेज कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं यदि डाउट है तो कोशिश करता हूँ क्लियर करने का, ठीक है। तो सैटरडे संडे काम किया तो सर्वे की वजह से उसके बेस पर कहते भाई देखो ऐसा कुछ होता है इसमें कि जैसे आपने यदि सैटरडे संडे काम किया, उस दिन का टीए यदि आपने अवेल कर लिया, क्लेम कर लिया, तो फिर वो छुट्टी नहीं मिलती। और यदि आपने क्लेम नहीं किया है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जितना क्लेम नहीं किया सारी छुट्टी मिल जाती है, उसमें कुछ छुट्टियाँ मिल सकती है, वो ऑफिस पर डिपेंड करेगा आपका। 167 रैंक में एमपी मिल सकती है, 167 रैंक में एमपी नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेरे भाई एमपी में सीट ज़्यादा है नहीं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एमपी में 6 सीट्स हैं। तो 170 सीट्स में तो अभी ट्रांसफ़र भी आनी है, तो उम्मीद कम है। एक्सटेंशन आसानी से मिल जाता है, मैंने बताया वीडियो में, जाके देख लो क्या प्रोसेस, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। होटल बिल कितने दिन के बाद मिलता है भाई, टीए का कुछ नहीं है, वो कभी भी 2 महीने बाद नहीं मिल सकता, 3 महीने बाद भी मिल सकता है। फंड पे निर्भर करता है, फंड रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता है, चिंता मत करो। फॉर्मल में ही पहनना पड़ेगा क्या? अरे भाई ऑफिसर बन गए हो, फॉर्मल की आदत डाल लो, जीन्स और टी शर्ट में घूमना भूल जाओ। 1 मंथ में लगभग कितने दिन सर्वे रहता है, बताया है कितने दिन सर्वे रहता है, जाके वीडियोस देख लो। एमएससी स्टडी, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आकर के डिस्टेंस से यदि एमएससी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से करें। आपका कोई सर्वे रहता है तो कितने रुपये बचा लेते हैं भाई? रुपए कितने बचा लेते हो तुम्हारे पे निर्भर करता है। तुम चाहो तो 1 पैसा खर्च नहीं करो, दिन भर भूखे रह जाओ, रोड पे भगाते रहो, चाहो तो सारा पैसा भी उड़ा दो, ये सब आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन बच जाते हैं, चिंता मत करो। कुछ प्रमोशन रूल चेंज हो सकता है क्या? चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी चेंज हुआ है तो हो भी सकता है। कोई 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट कब तक? अरे यार तुम लोग अननेसेसरी की बातें ना तुम लोगों के दिमाग में चल रही होती। अभी मैंने हमेशा बताया है कि जिन चीज़ों पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके पीछे माथा फोड़ने से तुम्हारा कुछ होना नहीं है। 2800 ग्रेड पे करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्या होगा नहीं होगा उससे क्या भी कर सकता है, अभी इसका कोई बात नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि काम जो है मिनिस्ट्री करवा रही है कॉन्ट्रैक्ट वालों से, तो ये सब चीज़ जो है भूल जाओ। अभी क्या होगा नहीं होगा, आप अभी आओ सिस्टम में, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आ जाएगी तो बर्डन बहुत कम हो जाएगा जेएसओ का। भाई सरकार आपको पैसा दे रही है तो फ्री में नहीं दे रही है, काम आपको करना ही पड़ेगा, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो ये सब चीज़ ज़्यादा मत सोचो, सिस्टम में आओ, सब चीज़ सीख जाओगे। जेएसओ को एसओ में कब कन्वर्ट करेंगे, डिपार्टमेंटल में वैसे स्टडी कब से करते हैं? भाई देखो एक एसओ का बहुत लोगों का है कि भाई हम लोग स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहला रहे हैं, सांख्यिकी अधिकारी कहला रहे हैं। तो भाई देखो ये हो गया है, मतलब लोग इसको बात करने लगे, लेकिन पूरी तरह ये लागू होता नहीं। मैंने उन्हें भी समझाया कि अभी भी आपको पता है कि इलाहाबाद को प्रयागराज लोग बोलने लगे थे, सारा चीज़ प्रयागराज हो चुका है, लेकिन अभी मेरे मुँह से इलाहाबाद ही निकलता है और आप लोगों के मुँह से इलाहाबाद ही निकलता होगा। तो जो चीज़ एक बार प्रचलन में आ जाती है उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक कुछ ऑफिशियली ऐसा नहीं है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड में जेएसओ ही लिख के आता है। देखो धीरे धीरे हो सकता है कि ये एसओ लिख के आने लगे, जब तक आप ऑफिशियली एसओ टर्म यूज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग जहाँ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जेएसओ बोल के ही करने हैं, और चाहे वो कागज पे करे या किसी के सामने करे। एडी बनने में एवरेज कितना टाइम लगता है? एडी बनने में भाई देखो 5-7 साल जेएसओ एसएसओ मान के चलो, उसके बाद लगभग 10 साल कम से कम लगी जाएंगे एडी बनने में, वो भी सब चीज़ सही रहा तो, और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। एसएसओ आपको 10 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। मैक्सिमम किस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं? 24 एज की ज्वाइन कर ले। 24 एज में यदि आप ज्वाइन करोगे तो एसएसओ बनोगे, एडी बन जाओगे, एडी से ऊपर डीडी भी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। टीएस अच्छी है या आपके पास? टीए टैक्स असिस्टेंट तो भाई हमेशा अच्छी है, मैंने पहले ही बताया। टैक्स असिस्टेंट से भाई आप कंपेयर मत करो इसको, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट से तुम्हें 4600 बनने में 15 साल लगेंगे, यहाँ पे तुम 5-7 साल में एलिजिबल हो जाओगे, प्लस सैलरी 5-7 साल में उसके बराबर हो जाएगी। तो टीएस है उसको कंपेयर करना बंद कर दो, जेएसओ की बेइज्जती है। यदि लाइफ टाइम मुझे जॉब करनी पड़ी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं, ऐसा क्या है? मैं बैंक में काम कर गया हूँ, मैंने एलआईसी छोड़ा, मैंने सीएचएसएल छोड़ा, क्यों नहीं कर सकते भाई? जो कर रहे हैं वो इंसान ही है, कर सकते हैं।
ऐसा कुछ लग रहा है कि क्या गलत पोस्ट। अरे गलत पोस्ट कुछ नहीं ली भाई आपने, कोई गलती पोस्ट नहीं ली है, बहुत अच्छा पोस्ट है। लोग इस पोस्ट के लिए मर रहे हैं। आप मार्केट में निकल जाओ, बोलो जीएसओ का काम करोगे, 55,000 सैलरी लोगे क्या, बोलोगे भैया 10,000 दे दो काम करवा लो हमसे। ये सब चीज़ दिमाग में मत डाला करो, ठीक है। अगर कोई डाटा ना दे तो जरूर कर। हाँ ये बोलता है कि ये भाई पूछ है अपना कि कोई डाटा यदि ना दे तो क्या कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं। भाई सब प्रोसेस होता है, जब आओगे आप काम करने तो सीख जाओगे। सारा चीज़ का उपाय है, इतना चिंता मत करो अभी से। सारा चीज़ प्लानिंग के अनुसार नहीं होता ज़िंदगी में। एक ऊपर वाला भी जो बैठा हुआ है, जो आपके भी प्लानिंग से तगड़ी प्लानिंग आपके लिए करके बैठा है। तो भाई सारी चीज़ प्लानिंग के अनुसार सोच समझ के नहीं की जाती, कभी कभी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया जाता है और बहती धारा में नाव चला लिया जाता है। मतलब जो हो रहा है लाइफ के साथ होना है तो इतना मत सोचो, जो आएगा सब सही होगा, सब चीज़ सीख जाओगे। डाटा देने में कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी मैंने पहले ही बताया कि लोग कोऑपरेट करेंगे कहीं नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा केसेस कम आता है जहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों से जानकारी निकाल ही लेंगे, इतना पढ़ लिख के तो आप आए ही हैं। अच्छे खाने और रहने का इंतजाम हो जाता है भाई। यदि गांव में जाओगे तो अच्छे खाना रहने का इंतजाम तो होगा नहीं, लेकिन हाँ चाय और सुट्टा का जुगाड़ हो जाएगा। सुट्टा तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो लोग पीते हैं उसका जुगाड़ हो जाएगा। और खाना वाना का तो कुछ नहीं है, आसपास कहीं ना कहीं ढाबा वगैरह मिल जाता है, उतना इशू नहीं है। हाँ प्रधान से बात करनी पड़ती है विलेज में आने के बाद। हाँ जब आप जाएंगे तो आपके गाँव के हेड से बात करनी होती है, वो आपके लिए भी ज़रूरी है और ये नियम भी है। कोई दिक्कत हुई तो क्या पुलिस का सपोर्ट मिलता है भाई पुलिस का सपोर्ट की नौबत बहुत कम आती है, और भगवान ना करे आप लोगों के साथ आए कभी पुलिस के सपोर्ट की नौबत, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यदि ऐसा होता है, एक दो केसेस हुए हैं, तो आप अपने आप को ढंग से आप यदि बता सकते हो, आपके पास आईडी है, आपके पास कागज है, आपके पास ऑफिस ऑर्डर है, तो दिक्कत नहीं होती है। और यदि ऐसी कोई दिक्कत होगी तो पुलिस सपोर्ट करती है, लेकिन पुलिस की नौबत ना ही आए तो आपके लिए भी बेहतर ही है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स भी थे आप लोगों के मन में, और साथ में मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बता दी। मैं 2 वीडियोस करके बता सकता था, लेकिन मैंने चलो एक ही में सारी बातें बता देता हूँ। और भी कुछ छूट गया है तो टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जाना। और ये भाई इसका बहुत थैंक्स, इसने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ लिए, और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होगा इस तरह का कुछ, तो मैंने अपनी तरफ से जो भी था मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ और बचा है तो मैंने जीएसओ का एक वर्क प्रोफाइल का वीडियो बना रखा है भाई, जाके उसको देख लो, ये वाली वीडियोस को देख लो, सारी चीज़ों को जाके देख लो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके सामने दिक्कत आएगी, अभी जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस का पंगा होगा या फॉर्म्स का पंगा होगा, तो मैं हूँ, मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना, वीडियो को लाइक शेयर करते जाना, और थोड़ा सा दोस्तों के बीच में शेयर कर दो यार। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट मिले। अभी नया चैनल है, थोड़ा ग्रो करने में टाइम चाहिए और आप लोगों का हेल्प भी चाहिए। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक अभी यदि आप आए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगले वीडियोस का वेट करना है। जल्दी ही मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।